अच्छा जी, अब ऐसा है कि बुक के शुरू में आए, इंडेक्स से भी आगे सिलेबस है। ये टेबल ऑफ कंटेंट से और आगे आए, सिलेबस है और आगे, इससे भी आगे बस है। चलो देखते हैं क्या हुआ। खुद लिखते हैं मतलब? हाँ क्यों? तो फिर वो जो FCA लिखता हूँ फिर वो भी ना लिखूं? मैंने ये थोड़ी कहा है कि वाह क्या बात है, क्या पढ़ाता हूँ मैं, ये थोड़ी लिखा हुआ है। वैसे बस ये लिखा हुआ है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट्स कितने हैं गवर्नमेंट, ये लिखा हुआ है बस, और तो कौन सी तारीफें लिखी हुई है। जब CA कर लोगे ना और जॉब के लिए अप्लाई करोगे, ना बताना कि आप CA हो, ना बताना, छुपा के रखना ये बातें। सिलेबस पे आए, सिलेबस पे पहला ग्रिड कंसोलिडेशन डन, दूसरा ग्रिड, पूरा ग्रिड ही सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का है, 30 से 35 नंबर है। जी जी यही थी। हाँ तो नहीं तो आप चाहते हैं और पूछे? नहीं बहुत है वो तो। वैसे इन्होंने ना इस ग्रिड के अंदर इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स भी लिखा हुआ है, और उसके अलावा नीचे लिस्ट में कहीं IAS 36 नहीं है, जबकि वैसे सिलेबस में IAS 36 है। और आपको ये मिलेगा, इससे अगले पेज पे देखें जो पेज 3 और 4 है, इसमें उन्होंने ना IAS की लिस्ट दी हुई है। ये मैंने सारा सिलेबस ही छपा हुआ है, ये IAS की एक लिस्ट है पेज 3, उसमें दूसरे ग्रिड में देखें IAS 36 लिखा हुआ है। तो IAS 36 इस ग्रिड में डाला हुआ इन्होंने। तो जो पहला सवाल था वो 7 नंबर का IAS 36 के ऊपर था, तो वो भी साथ में ला लें तो 30 हो ही जाएंगे। अच्छा जी, ग्रेड 1 डन, ग्रेड 2 डन। ग्रेड 3 में से भी ये 3 रहते हैं, रेवेन्यू, लीजेज और इनकम टैक्स। उसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट्स, IFRS 2, IFRS 5। अच्छा अब जो रह गया ना, जो आगे मैं करने लगा हूं, लीजेस, उसके बाद IAS 12, उसके बाद रेवेन्यू। ये 3 बड़े टॉपिक हैं जो रहते हैं अभी आज और ये अगली वाली क्लास में। इसके अलावा बाकी सब समेट रहा हूं मैं, लपेट रहा हूं, समेट रहा हूं हैं जी। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15, लीजेस IFRS 16 और IAS 12, ये 3 हैं बड़े टॉपिक जो रहते हैं। उसके अलावा सिलेबस में जो छोटी मोटी चीजें हैं ना, तो वो मैं अभी इस क्लास के अंदर और जो अगली 82 क्लास होगी उसमें समेट रहा हूं। और ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, कुछ इस ग्रिड के हैं 3 टॉपिक्स, और ये ग्रेड 2 के अंदर एक टॉपिक और है, हाँ वो रहता है ग्रेड 2 के अंदर, वो करते हैं पहले। तो ग्रेड 2 पूरी, ग्रेड 3 के अंदर ये 2 छोटे छोटे IAS हैं वो करा रहा हूं, और फिर लास्ट ग्रेड कराता हूं, ये करते हैं अभी। हाँ छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, मैं छोड़ भी दूं तो खुद कर लें आप, ठीक है जाएं। अच्छा अब आप आइए बुक में, चैप्टर 13 पे, कंसोलिडेशन के पास पेपर्स से आगे, चैप्टर 13 कंसोलिडेशन के पास पेपर से आगे। ये छोटा सा टॉपिक है, इस पे एक दफा सवाल आया भी हुआ है, कोई 3 नंबर का 4 नंबर का गालिबन जी। वैसे ये IAS बड़ा है काफी, लेकिन उसका निचोड़ अगर निकालें तो एग्जामिनेबल बात छोटी सी बनती है। IFRS 13, IFRS 13, ये ग्रेड 2 में,
वो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला ग्रिड है ना, उसमें ये है? ये उनसे इस लिस्ट में मिस हो गया होगा, अदरवाइज सिलेबस में देखे ना ग्रिड में, तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट एक चीज लिखी हुई है, तो ये IFRS 13 होता है। IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट नाम है इसका। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी सी चीजें इसमें ये बताया हुआ है फेयर वैल्यू कैसे निकालनी होती है, लेकिन ये जो फेयर वैल्यू की गाइडेंस है वो इन 3 पे नहीं एप्लीकेबल। टॉप पे देखें स्कोप, IFRS 2 के लिए ये बात नहीं है, लीजेस के अंदर इसका कोई काम नहीं है, और IS 2 IS 36 उनमें भी उसको फॉलो नहीं करना। तो फिर क्या रहेगा पीछे? बहुत सारे हैं, PPE है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, सारा है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में फेयर वैल्यू है, दीज के लिए नहीं है। तो मेनली ये पीछे PPE, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IS 38 और ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इसके लिए है क्या है ये कि फेयर वैल्यू जहां निकालनी पड़े। तो फेयर वैल्यू क्या होती है? फेयर वैल्यू होती है कि अगर हम ये एसेट किसी को बेचते, खरीदते नहीं, बेचते, वरना मार्केट रेट 2 तरह के होते हैं। जो एसेट हमारे पास है, अगर ऐसा ही अब खरीदें तो कितने का मिलेगा, या फिर इसको अभी बेचें तो कितने का बिकेगा। तो ये जो बेचने वाला है ना, ये है फेयर वैल्यू। खरीदने यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं है फेयर वैल्यू। इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल होती है, इसी पेज पे देखें, मिड से नीचे 2 डब्बे बनाए हैं मैंने, एग्जिट प्राइस और एंट्री प्राइस। तो फेयर वैल्यू में एग्जिट प्राइस लेनी है, एंट्री प्राइस नहीं लेनी। एग्जिट प्राइस वो है जो बेचते हुए मिलेगा, और एंट्री प्राइस के खरीदेंगे तो कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो फेयर वैल्यू में एंट्री प्राइस नहीं लेनी, एग्जिट प्राइस लेनी। अच्छा, अब ये मार्केट प्राइस ही होती है क्या? नहीं, फेयर वैल्यू वो वैल्यू है जिसपे अगर एसेट बेचेंगे तो मिलेगा। तो क्या ये मार्केट प्राइस ही होगी? इसकी ना बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। उसको IFRS ने 3 लेवल, 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। एक लेवल 1 है, एक लेवल 2 है और एक लेवल 3 है। ये डब्बा बना नजर आ रहा होगा आपको। लेवल 1 होती हैं जो ऑब्जर्वेबल है, मतलब जो क्लियरली पता चल रही है, कोटेड, जैसे शेयर्स लिस्टेड कंपनी के हैं तो उनकी मार्केट वैल्यू जो स्टॉक मार्केट से पता चल रही है। तो अगर हमने किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो हमारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, उसकी फेयर वैल्यू लगाने के लिए कहां से रुजू करें? उनकी स्टॉक मार्केट। तो उनकी फेयर वैल्यू लगाने के लिए जो स्टॉक मार्केट का डाटा अवेलेबल है उसको कहते हैं लेवल 1 इनपुट। हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है लिस्टेड कंपनीज के, उनकी फेयर वैल्यू कैसे मिलेगी? उनकी स्टॉक मार्केट में वैल्यू कोटेड है, बकायदा लिस्ट हुई हुई है, उसको कहेंगे कि हमने अपने इन एसेट्स की फेयर वैल्यू लेवल 1 इनपुट से ली है। ये ना कैटेगरीज हैं कि फेयर वैल्यू कैसे लगानी है। तो लेवल 1 कैटेगरी ये है कि उन एसेट्स की वैल्यू अगर मार्केट से मिल रही है तो ये लेवल 1 है, टॉप प्रायोरिटी है, उनकी मार्केट एग्जिस्ट करती है, लिस्टेड है वो। यही बात रियल स्टेट में भी हो सकती है, लिस्टेड मार्केट्स में उनकी कोटेड वैल्यू चल रही हो। जो ये नहीं है उससे अगला लेवल है लेवल 2, उससे कमतर है। जिन एसेट्स का लेवल 1 नहीं पता लग पा रहा उनके लिए फिर लेवल 2 है। लेवल 2 ये है कि इसकी मार्केट तो नहीं है लेकिन इससे मिलते जुलते एसेट्स की मार्केट वैल्यू है, उसी से अंदाजा लगा लेंगे, या रियल एस्टेट भी कह सकते हैं, या डीलर्स इस तरह के एसेट्स में काफी डील किया करते हैं, उनसे पता कर लेंगे। ये लेवल 2 है। और लेवल 3 ये है कि इसका हमें रेट ही पता ही नहीं लग रहा कहीं से, तो फ्यूचर कैश फ्लोस की डिस्काउंटिंग कर लें फिर। ये लेवल 3 है। तो ये 3 लेवल्स हैं कि जिनसे हमें मार्केट वैल्यू नहीं, सॉरी, फेयर वैल्यू पता चल सकती है। और फेयर वैल्यू ये नहीं है कि हम गुड्स कितने की बेचना चाहते हैं या हमें क्या लगता है कितने का बिक जाएगा। इसको कहते हैं एंटिटी स्पेसिफिक मेजर। तो ये मार्केट बेस्ड मेजर है। ये पॉइंट 1 और 2 समझाया आपको मैंने, और इनफैक्ट 3 भी समझा दिया। पॉइंट 1 2 3 बता दिया, पढ़ लें एक नजर। है नहीं, मार्केट बेस्ड मेजर है, यानी हमने अपने दिल की नहीं सुननी, मार्केट से जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी बेस पे निकालनी है। जैसे अगर लिस्टेड कंपनी है तो मार्केट से उसकी प्राइस मिल रही है, ये लेवल 1 है। अगर लिस्टेड शेयर्स नहीं है तो फिर भी मार्केट में बैठे हुए डीलर से पता करेंगे इस तरह के शेयर्स कितने के बिक जाते होते हैं, इस तरह के प्लॉट्स कितने के तुम बेच लेते हो, तो ये भी मार्केट से इंफॉर्मेशन ली। अगर ये भी नहीं पॉसिबल, हमने फ्यूचर कैश फ्लोस की डिस्काउंटिंग करनी है, उसके लिए भी मार्केट वाला रेट यूज करेंगे। ये मुराद है मार्केट बेस्ड मेजर की। पॉइंट 1 2 3 बता दिया आपको। हाँ जी,
एक्सपर्ट्स हायर करना बहुत मसला नहीं है, बात यह कि एक्सपर्ट्स कहां से वैल्यू निकालेंगे, वो एक्सपर्ट्स कैसे वैल्यू निकालेंगे, वो तीनों में से किसी भी निकाल सकते हैं। लेवल 1 के लिए तो एक्सपर्ट नहीं चाहिए ना। अब जो एक्सपर्ट है, हो सकता है वो जो मेहनत करके वैल्यू बता रहा हो वो लेवल 2 वाले कैटेगरी में फॉल कर रही हो मेहनत, हो सकता है लेवल 3 में फॉल कर रही हो। लेवल 2 देखें, जो शेयर्स मार्केट में लिस्टेड हैं, इस तरह की और भी हो सकता है कुछ चीजें जो मार्केट में लिस्टेड हो। मार्केट में लिस्ट, जैसे फॉरेन करेंसी है, ये मार्केट में लिस्ट होती है ना, तो जो चीजें मार्केट में लिस्टेड हैं बकायदा उनकी प्राइस कोट हो रही है, वो लेवल 1 है। उससे जो कमतर है तो वो डीलर से पूछ के पता लगेगा, अपने दोस्तों यारों से पूछ के पता चलेगा, इस तरह की गाड़ी तुमने कितने की बेची थी, इससे मिलते जितना फर्नीचर तुमने कितने का बेचा था, ये लेवल 2 है। और अगर ये भी नहीं पता लग पा रहा तो फ्यूचर कैश फ्लोस की डिस्काउंटिंग करके निकालना, ये लेवल 3 है। तो जो मिसाल आप दे रहे हैं वो लेवल 2 है। पॉइंट 1 2 3 डन। पॉइंट नंबर 4 में ये लिखा हुआ है कि कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो अकेले अकेले बिक जाएंगे, तो उनकी फेयर वैल्यू भी फिर उस अकेले एसेट की होगी। और कुछ एसेट्स हो सकते हैं जो अकेले नहीं बिकते, वो एक ग्रुप की शक्ल में बिकते हैं। जैसे जैसे कोई ऐसी चीज है जो कहीं फिक्स होती है, तो फिर ये बोर्ड सिर्फ नहीं बिकेगा, जो उसका होल्डर है वो भी साथ बिकेगा, और उसके साथ एसी है स्टैंड के साथ बिकता हो, पूरी वायर्स के साथ बिकता हो, जो उसके लिए पूरा सेटअप बनाया हुआ हो सकता है, उसी के लिए खास एक लाइटिंग की होती है, जैसे एक प्रोजेक्टर के लिए वो स्टैंड लगा हुआ है। तो ये एसेट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बिकेंगे पूरे ग्रुप के साथ। चेयर टेबल के साथ बिकता हो सकता है उसकी नेचर ऐसी हो, जैसे डाइनिंग टेबल वाली चेयर्स हो, तो डाइनिंग टेबल वाली चेयर्स, तो पूरा सेट बिकता हो। तो ऐसे एसेट्स जो अकेले अकेले बिकते हैं, उनकी फेयर वैल्यू भी अकेले अकेले की लगती होगी, और जो ग्रुप के साथ बिकते हैं उनकी फेयर वैल्यू भी ग्रुप के साथ लगती होगी। ये 4 में लिखा हुआ। लेकिन अभी तक जितनी बातें बताई उनमें से कोई खास एग्जामिनेबल बात सिर्फ ये एंट्री और एग्जिट प्राइस वाली थी, ये चीज का ख्याल रखिएगा। बाकी 1 2 3 तो बस डाले में मैंने आईएस से देख के। कहां पर हम लोग जो वो लोन की मार्केट वैल्यू निकालते हैं, कल भी सवाल में किया था, लोन की मार्केट वैल्यू निकालते हैं ना कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके, तो कौन से रेट से डिस्काउंट करना है, ऐसी खुद सोच लें। 8 पे कर लेते हैं, नहीं, जो मार्केट में कोटेड रेट है। हाँ पॉइंट नंबर 4 डन। पॉइंट नंबर 4 में ये कहा हुआ है कि अगर अकेले अकेले को बेच सकते हैं तो अकेले की फेयर वैल्यू लगती है, और अगर ग्रुप में बेच सकते हैं तो ग्रुप की लगती है। हाँ, तो वो एक ग्रुप की वैल्यू है, तो वो एक चीज की प्रोपोर्शनेट करके नहीं निकाल सकते। वही कह रहे हैं ना कि फेयर वैल्यू भी पूरे ग्रुप की लग रही होगी। अब उसको प्रोपोर्शनेट करना है तो कर लें, फेयर वैल्यू भी पूरे ग्रुप की लग रही होगी। अच्छा, लास्ट पॉइंट इस पेज का, पॉइंट नंबर 5, उसमें यह लिखा हुआ है कि जो मशीनरी हमारे पास है, जिस इलाके में वो मशीनरी लगी हुई है, उस इलाके में उस मशीनरी का हो सकता है उस इलाके के जो वेदर कंडीशंस हैं उनमें उस मशीनरी की बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती हो सकता है सी लेवल से जितना ऊपर है, जहां पर वो प्लेस्ड है, उसकी लोकेशन हो सकता है बहुत मैटर करती हो, कॉर्नर प्लॉट। तो अगर एसेट्स में कोई इस तरह की खासियतें हों, उनकी कोई लोकेशन हो सकती है, उसकी कोई खास कंडीशन हो सकती है। जैसे अगर कहें कि 2017 मॉडल गाड़ी है, तो हर 17 मॉडल नहीं, मैं क्यों बेचूं 17 मॉडल, 2012 मॉडल गाड़ी है, तो उस 2012 मॉडल की गाड़ियां आम जितने की बिकती हैं, हो सकता है इसमें कोई खास एलसीडी ऐसी लगी हो जो बहुत महंगी होती है, तो उसकी वजह से वो गाड़ी बाकी 12 मॉडल से डिफरेंट बिक सकती है। हो सकता है उसके अंदर टायर ऐसे लगे हों जो बाकी गाड़ियों में नहीं होते, स्पेशल टायर लगवाए हुए हैं, इनकी वजह से उस गाड़ी का रेट ज्यादा हो सकता है। तो मार्केट से रेट लगवा के, लेकिन इस एसेट में अगर कोई खास उसकी कंडीशन की बात या लोकेशन की बात, तो इसको भी कंसिडर किया जाएगा। ये पॉइंट 5 में लिखा हुआ कि जब फेयर वैल्यू निकाली जा रही होगी तो उसमें जो एसेट के अंदर कुछ स्पेशल खासियतें हैं उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। इसी तरह से एक और बात याद आ गई, IFRS 2, बेशक IFRS 2 पे नहीं लग रहा, लेकिन IFRS 2 के अंदर एक बात ये थी कि जब हम शेयर की फेयर वैल्यू ले रहे थे, तो अगर वो शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड थे कि 3 साल से पहले बेच नहीं सकते, तो उसकी फेयर वैल्यू डिफरेंट थी। तो यहां पर ये बात लिखी हुई, एक प्लॉट है उस पर कोई फड्डा चल रहा है अभी, तो फिर वो सस्ता बिकेगा। तो अगर कोई खास रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, कोई कंडीशन ऐसी है, कोई लोकेशन ऐसी है, तो इनका भी ख्याल रखा जाएगा। ये पॉइंट 5 में लिखा हुआ। ये पूरे आईएएस से मुझे जो जो चीजें लग रही थी ना कि काम की हो सकती हैं, वो निचोड़ के मैंने यहां छापी हुई है। पॉइंट नंबर 6, ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट चीज है।
पॉइंट नंबर 6, एक होती है प्रिंसिपल मार्केट, एक होती है मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। समझाता हूं, पहले इसी के सामने क्वेश्चन 1 है, वो देखें। क्वेश्चन 1 पढ़ लें, फिर मैं समझाता हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पढ़िए, समझाता हूं। हाँ जी, मार्केट ए, बी और सी सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? मार्केट ए, बी, सी सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? ए में। ये होती है प्रिंसिपल मार्केट। ये प्रिंसिपल मार्केट होती है जहां पर सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं। एक है मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। तीनों मार्केट्स में देखें, एक है सेल प्राइस, यानी इतने का हम बेचेंगे, लेकिन 50, 70, 100 क्या है? वहां जाने के लिए इतना खर्चा होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और लास्ट इतने एजेंट को देंगे। इनका नेट देखें, सबसे ज्यादा किसका? इसको कहते हैं मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। प्रिंसिपल मार्केट जहां पर सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन है, और मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट जहां पर यह सारा खर्चा नेट करने के बाद जहां सबसे ज्यादा मिलेगा, उसको मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट कहते हैं। क्या जी? किसकी कॉस्ट? नहीं ना भाई, अपनी कॉस्ट जो होनी थी वो तो परचेज कॉस्ट, वो तो हम कर चुके हुए हैं ना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल रहे हैं, पीपीई है, इक्विपमेंट की फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कितने का खरीदा था ये तो पुरानी बात है ना। फेयर वैल्यू है कि अब क्या होगा। बेशक ये इन्वेंट्री पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एनआरवी वाला कॉन्सेप्ट समझ लें। मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट और प्रिंसिपल मार्केट का फर्क ओके। जो फेयर वैल्यू लेनी है ना, प्रायोरिटी, वो प्रिंसिपल मार्केट वाली पिक होगी। यानी प्रिंसिपल मार्केट में जो जो प्रिंसिपल मार्केट में फेयर वैल्यू है वो यूज करेंगे अकाउंटिंग के लिए। लेकिन अगर प्रिंसिपल मार्केट नहीं है, यानी सब एक जैसी हैं, करीब करीब हैं, तो फिर मोस्ट एडवांटेजियस वाली। दोबारा, प्रिंसिपल मार्केट से जो फेयर वैल्यू मिले वो यूज होगी। लेकिन अगर प्रिंसिपल मार्केट नहीं है, यानी सब करीब करीब ही हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक से 15,000 होंगे, एक में 14,000 होंगे, एक में 13,000 होंगे, तो करीब करीब ही हैं। इसमें 15 वाले को प्रिंसिपल कहने की कोई खास जरूरत नहीं है, करीब करीब है। लेकिन इसमें देखें कितना फर्क है। इस एग्जांपल प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 के अंदर कहां 10 और 15, कहां 30। तो अगर बहुत ज्यादा फर्क है तो फिर वो प्रिंसिपल मार्केट है। लेकिन अगर प्रिंसिपल मार्केट नहीं पता तो फिर मोस्ट एडवांटेजियस वाली फेयर वैल्यू यूज करेंगे। ये पॉइंट नंबर 6 पढ़ लें। और उससे पहले चले एक बात और बता देता हूं। IFRS 13 ये कह रहा है कि हमने आपको ये बातें बता तो दी हैं, लेकिन आपने ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। आप 25 मार्केट्स ना फिरे जाके, बस आप जिस मार्केट से हमेशा से चीजें खरीदते आ रहे हैं, बस चुप करके समझो वही प्रिंसिपल मार्केट। इतनी टेंशन ना लें चीजों की। ये पॉइंट 6 सारा पढ़ लें, सारा मतलब सारा डब्बों समेत, पॉइंट 7 से ऊपर ऊपर। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाला और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वाला जरूर। पॉइंट 6 सारा पढ़ लें 7 से ऊपर ऊपर तक बस। हाँ जी, आखिरी डब्बा। हाँ जी, पढ़ लिया तो आखिरी डब्बा बताता हूं। पॉइंट 6 सारा पढ़ लें तो आखिरी डब्बा बताता हूं। आखिरी डब्बे में लिखा हुआ है कि एक है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एक है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एक ट्रांजैक्शन है और एक ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो फेयर वैल्यू से लेस नहीं होनी। मार्केट सी का डेटा बताइएगा क्वेश्चन 1 में। सेल प्राइस सी का 1200, ट्रांसपोर्टेशन 100 और ट्रांजैक्शन कॉस्ट 25। मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट ढूंढते हुए तो आप इनको नेट करेंगे 11। लेकिन फेयर वैल्यू बस ये है, दोबारा सुने, इनको माइनस करना है सिर्फ मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट कौन सी है ये जानने के लिए। अदरवाइज फेयर वैल्यू 1200 है, 1200 फेयर वैल्यू 1200 है। इनको लेस क्यों करना है? वरना फेयर वैल्यू 1200 है यहां तक, ठीक है। ये दोनों लेस करने हैं सिर्फ और सिर्फ मोस्ट एडवांटेजियस पहचानने के लिए, वरना फेयर वैल्यू 1075 नहीं है, फेयर वैल्यू 1200 है। लेकिन अगर मार्केट इतनी मैटर करती है कि वहीं शालमी में ही जाना है, वहीं पहुंचेंगे तो बिकेगा। अगर मार्केट ऐसी है कि लोकेशन बहुत क्रिटिकल है, वहां तक आओगे तो बिकेगा, वरना तो चीजें कहीं भी बेची जा सकती है ना।
कहीं भी बेची जाने से मुराद है कि फोन करते हैं, यहां से उठा के पिक कर लें चीजें, या बेशक जाएं मार्केट में, सामान जरूरी नहीं को उठा के लेके जाएं, जाएं मार्केट में सैंपल ले जाएं साथ, डीलर से बात करें, कस्टमर से कोई वहां सामान पड़ा उठा के ले जाओ, तो ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन अगर लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि बेचना हुआ तो पहुंचाएंगे तो बिकेगा, वरना नहीं बिकेगा, तो फिर फेयर वैल्यू 1200 नहीं है 1100। लेकिन 1075 फिर भी नहीं है, 1075 नहीं है। क्या नहीं है, किसकी बात हो रही है? फेयर वैल्यू 1075 सिर्फ इसलिए कैलकुलेट किया था ताकि मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट निकल आए। फेयर वैल्यू 1075 नहीं है, 1200 है। लेकिन अगर मार्केट की लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि वहीं जाएंगे तो बिकेगा, ट्रांसपोर्टेशन के बगैर हम बेच ही नहीं सकते, तो फिर फेयर वैल्यू 1100 है। और बाय डिफॉल्ट 1100, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया तो आपको क्या पता कि जरूरी है कि नहीं जरूरी है, तो होगी जरूरी, बाय डिफॉल्ट जरूरी है। ये दूसरे डब्बे में लिखा हुआ था। नहीं देखें, डिलीवरी हमारे जिम्मे तो है, लेकिन अगर लोकेशन बहुत मैटर करती है कि उस लोकेशन तक पहुंचाएंगे हम तो बिकेगा, वरना तो हो सकता है ना कि गली से बाहर आके बस आप रखने, बाकी हम पिक कर लेंगे। लेकिन वो थोड़ी भी तो हो सकती है ना, और ये भी तो ट्रांजैक्शन तय करते हुए ये भी तो हो सकता है ना कि यार नहीं आप यहीं से पिक कर लें। यानी ऐसी निगोशिएट की जा सकती है कि हमने पहुंचाना है कि आपने पिक करना है, टाइमिंग पे डिपेंड करता है, ये चीज निगोशिएट हो सकती है। लेकिन अगर लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं हमें वहां पेशावर में फैक्ट्री लगानी है, आपने वहां पहुंचाना है पेशावर के अंदर, वरना नहीं हमने मशीन खरीदनी, तो फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमें ही पड़नी जरूरी होगी ना, तो फिर फेयर वैल्यू नेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, और बाय डिफॉल्ट ये जरूरी होगी, तभी सवाल में दे रहे होंगे। तो इसलिए फेयर वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1200 नहीं है, 1100। जी जी नहीं, असल में कुछ आईएस कहते हैं फेयर वैल्यू, कुछ कहते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। जैसे आईएस 41 है, वो गाय भैंसों वाला स्टैंडर्ड है, उसमें उसको मेजर करना होता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो कॉस्ट टू सेल कोई अलग चीज है तभी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कहते हैं ना, तो इसलिए ये अलग चीज है। कुछ आईएस कहते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करना है, जबकि आईएस 16 रीवैल्यू फेयर वैल्यू पे करना है, तो इसलिए इसको अलग रखा गया। कहां पर, किस डब्बे में? इसी आखिरी डब्बे में। पहले बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि 25 को सिर्फ इसलिए लेस करना है कि मोस्ट एडवांटेजेस निकालने हैं, चाहे 1200 फेयर वैल्यू हो चाहे 1100, विच एवरेज एप्लीकेबल। 25 इसलिए लेस करना है कि सिर्फ मोस्ट एडवांटेजेस निकालना है। यानी पहला बुलेट पॉइंट ये डिस्कस नहीं कर रहा कि ये या ये, जो भी हो ये माइनस तब करना है जब एडवांटेजेस निकालनी है बस। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 सॉल्व कर दें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 सॉल्व कर दें, और इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 करें पहले सॉल्व। कब करते हैं? हाँ, तो वो उन्होंने कहा हुआ है ना फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, उन्होंने कहा हुआ है। जो बात आप कर रहे हैं वो तो तब होती अगर उन्होंने कहा होता फेयर वैल्यू पे और फिर भी हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस कर रहे होते, तो फिर आप कहें कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट फेयर वैल्यू से लेस। वो कहते हैं फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी फेयर वैल्यू कोई अलग चीज है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कोई अलग चीज है। तभी तो कुछ स्टैंडर्ड में फेयर वैल्यू कहा होता है, कुछ में फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहा होता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कोई अलग चीज है तभी अलग से लेस करने को कहा होता है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 डन। अब आए बिल्कुल आखिर में जहां मैंने ना पास्ट पेपर्स डाले हुए हैं, जिसको मैंने चैप्टर 18 कहा हुआ है। चैप्टर 18 ये मैंने दिसंबर 16 से लेकर दिसंबर 21 तक के पास्ट पेपर डाले हुए हैं, वो जो पीछे चैप्टर्स में नहीं डाले हुए। उनमें आए तीसरे पेज पे, चैप्टर 18 में पेज 3, चैप्टर 18 पेज 3, विंटर 17। क्वेश्चन 1 का बी कर दें। क्वेश्चन 1 का पार्ट बी कर दें। चैप्टर 18 लेफ्ट साइड पे, वो नहीं है, तीसरे पेज पे। हाँ जी, क्या हो गया? अभी सवाल ही पूछ रहे कौन सा करना। चैप्टर 18 का पेज 3, विंटर 17 अटेम्प्ट, क्वेश्चन 1 का बी। ठीक है, देख लें, करके जबानी करके सोचें, देख लें बस, ठीक है। ठीक है, डन।
चलें IFRS 3 पे वापस, IFRS 13 पे वापस। क्या IFRS 13 पे वापस आए ना? किधर गुम हो गए भाई? IFRS 13 पे वापस आए कह रहा हूं, पहुंच गए? पॉइंट नंबर 7 में ये लिखा हुआ है कि अगर एक एसेट को बेचने के एक से ज्यादा तरीके हैं हमारे पास, मार्केट्स नहीं कह रहा, एक से ज्यादा तरीकों की बात कर रहा हूं। यानी हो सकता है कि इसी हालत में बेच दें, हो सकता है टुकड़े कर करके बेचें, हो सकता है थोड़ी इंप्रूवमेंट करके बेचें। अगर एक से ज्यादा तरीकों से बेचा जा सकता है तो कौन से तरीके को कंसिडर करना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा फायदा हो? पॉइंट नंबर 7 पढ़ लें और प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 देख लें। पॉइंट 7 पढ़ के प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 देख लें। है क्या? क्यों लिखा हुआ है? तो ये सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए तो नहीं है। IAS 16 का रिवैल्यूएशन मॉडल, उसके लिए भी तो रिवैल्यूएशन करने फेयर वैल्यू चाहिए। IFRS 13 फेयर वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल होगा, अब चाहे वो IAS 16 की रिवैल्यूएशन मॉडल के लिए हो। है जी? प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। हाँ जी, अगर हाँ 80 की जगह 85 होता तो 85 ले लेते। नहीं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है ये, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये नहीं है। हमें एसेट को इंप्रूव करके फिर बेचना है, नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। हमें इस एसेट को इसी हालत में बेचने से 80 मिल रहे हैं, अगर इसमें कुछ चेंजेस करके बेचेंगे तो इतने मिल रहे हैं। तो चेंजेस करके बेचना ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो नहीं है, बेचने की हालत में लाना पड़ेगा। ये 15 ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, एसेट को मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफिकेशन कॉस्ट है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 डन? नहीं डन? 80 का भी बेच सकते हैं प्लॉट, या फिर उसके टुकड़े कर लें, या पूरी जमीन को बेच दें तो 80 का है, या फिर उसको रेजिडेंशियल प्लॉट्स की शक्ल दें और फिर प्लॉट्स बेचें, तो वो टोटल 98 के मिल जाएंगे, बिक जाएंगे। लेकिन उनको इस तरह लाने में 15 मिलियन खर्च हो जाएगा। तो एक तरफ से हमें 80 आते हैं और एक तरफ से 15 खर्च करके 98 आते हैं, यानी नेट 83 आते हैं। तो 83 को हम फेयर वैल्यू लेंगे। लास्ट बात, क्लास की लास्ट बात नहीं, IFRS 13 की लास्ट बात। क्वेश्चन 3 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 पढ़ें। ये ACCA का एक सवाल था, वो मैंने डाला है। आई कैब में ये एक दफा ही आया, वही जो आपको पढ़ा दिया अभी। जी पढ़ लिया तो मैं बात करूं। एक सब्सिडरी खरीदी है और सब्सिडरी के सारे एसेट्स लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू एक्सरसाइज हो रही है, तो उस सब्सिडरी की कोई प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग भी हो सकती है। अब उस प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग की फेयर वैल्यू कैसे निकालनी है, वो इस टेबल से निकाल के देता हूं। अगर ये हम खुद ही डिसमेंटल करते
तो कितना खर्चा आता? 2.6 है, 2.6 खर्चा आता। लेकिन हम खुद क्यों करते? करवा ही लेते किसी से। खुद क्यों करें, किसी से करवा लेते हैं। तो वो जो किसी से करवाएंगे तो वो अपना प्रॉफिट रखेगा कितना? कब करना है, कब डिसमेंटल करना है? 3 साल बाद। लेकिन ये तो अभी का खर्चा है, महंगाई भी तो होनी है। लेकिन क्या पता इतना खर्चा लगे, हो सकता है ज्यादा लग जाए। ये तो अभी हमारा अंदाजा है ना, इतनी लेबर इतना मटेरियल लगेगा, क्या पता ज्यादा मटेरियल लग जाए। तो इतना खर्चा होगा ये कंफर्म नहीं है, ज्यादा भी लग सकता है। इस चीज का मार्जिन है 6%। रिस्क एडजस्टमेंट, कैश फ्लो से रिलेटेड अनसर्टेनिटी, तो उसका भी मार्जिन रख लेते हैं 1.06। हाँ, और बताएं क्या मसला डालना है, बताएं बताएं। हैं? हाँ, तो उसका फर्क खर्चे पे पड़ेगा ना, ये 6% उसी को कवर कर रहा है। कोई भी ऐसा मसला जिससे खर्चा चेंज हो जाएगा वो 6% कवर कर रहा है। महंगाई अलग है, लेकिन ये और भी कुछ अनसर्टेन हो सकता है, ये उसके लिए 6% है। इसका जो आंसर आएगा वो प्रेजेंट वैल्यू होगी। नहीं, ये तो 3 सालों के बाद की है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी लगाई है। जबकि हम लोगों ने इसको आज की फेयर वैल्यू पे लाना है, तो उसके लिए करनी पड़ेगी डिस्काउंटिंग। अब जिन्होंने बीएफडी पढ़ा हुआ है, ये कैपम की तरह की एक चीज है। जो बीएफडी पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, ये कैपम की तरह की चीज है। आरएफ 5% और एंटिटी का अपना रिस्क 3%। 6% था कि खर्चा पता नहीं और क्या क्या हो जाए, कोई और महंगाई हो जाए, नहीं बल्कि महंगाई तो ठीक है, क्या पता मटेरियल की क्वालिटी खराब हो जाए, ज्यादा बोरियां लग जाएं, वेस्टेज ज्यादा हो जाए, ये 6% था। अब चूंकि डिस्काउंटिंग करनी है, उसके लिए डिस्काउंट रेट रखना है। तो जिन्होंने एमएफए में पढ़ा होगा रिसेंटली या बीएफडी पढ़ चुके हैं, तो ये कैपम की तरह का एक कॉन्सेप्ट है। तो आरएफ प्लस रिस्क प्रीमियम 5 और 3 8% पे इसकी डिस्काउंटिंग कर देंगे। कितने साल डिस्काउंट करना? ये इस प्रोविजन फॉर डिस्मेंटलिंग की फेयर वैल्यू होगी। यानी महंगाई डाल लेंगे, अगर ये काम खुद नहीं किसी और से करवाते उसका मार्जिन डाल लेंगे, और फिर डिस्काउंट करेंगे, और डिस्काउंट करने के लिए जो रेट लेंगे वो एंटिटी स्पेसिफिक मसाइल भी कवर्ड होंगे उसके अंदर। पॉइंट 8 पढ़ लें। हाँ, क्योंकि फेयर वैल्यू की डेफिनेशन पढ़ें दोबारा। ये वो अमाउंट है जो एसेट बेचते तो मिलती, या अगर लायबिलिटी जिम्मेदारी किसी और को देते तो कितने पैसे देने पड़ते, और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी टू अनदर पर्सन, जिम्मेदारी किसी और के हवाले करते, यानी किसी और को कहते तुम्हारा मसला है, तो उसको कितने पैसे देते, तो अपना मार्जिन भी वो रखता। तो इसकी डेफिनेशन ही यही है। पॉइंट नंबर 8 पढ़ लें जी। है कुछ समझ नहीं आया? बाकी आ गया। डिस्काउंटिंग करनी है। आपने तो बीएफडी भी नहीं पढ़ी हुई, एमएफए भी नहीं पढ़ा हुआ। बस एक ये रेट है, डिस्काउंट रेट है, जिसमें रिस्क फ्री रेट प्लस एंटिटी स्पेसिफिक रिस्क, जैसे काइबोर प्लस 3%, ऐसे समझ लें। ये आप रिस्क फ्री रेट को काइबोर समझ लें और एंटिटी स्पेसिफिक रिस्क को आप प्लस समथिंग समझ लें। तो ये डिस्काउंट रेट निकालने के लिए इंफॉर्मेशन। और ये 2-3 तरह की चीजें ही हैं, इन्फ्लेशन है और कैश फ्लो के हालात पता नहीं क्या क्या हो सकते हैं वो है, और ये काम किसी और से करवाते हैं तो उसका प्रॉफिट है। ये 3 चीजें ही हैं, और फिर डिस्काउंटिंग है। तो लायबिलिटी की फेयर वैल्यू ऐसे निकलती है। IFRS 13 खत्म। इससे अगले पेज पे आ जाए। नहीं, क्लास चल रही है अभी, 3 टॉपिक कराने हैं। नहीं, अब 3 और कराने हैं। नहीं, 10:30 नहीं, बस 10:25। चले अब जल्दी जल्दी करें ना। अगले पेज पे आ जाए। IS 24, इसमें से आज तक टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है ये किसी दौर में मॉड्यूल यानी FR2 में होता था। जो आप में से कोई बहुत पुराना है FR2 पढ़ा हुआ, तो ये कुछ 2013 तक FR2 में होता था। है नहीं, आप में से नहीं है,
कैमरे पार वाले तो हो सकते हैं ना सीनियर लोग। तो उस दौर में ये FAR 2 में होता था, और इसीलिए इसकी प्रैक्टिस के लिए भी ना मैंने FAR 2 वाले सवाल ही डाले में। इसमें मेन टेक्निकल चीज है ही रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन को समझना। वो आपको मैं मिसालों से समझा देता हूं। ठीक है, डेफिनेशन समझाने लगा हूं। एक कंपनी है XYZ, एक बंदा है मिस्टर A, इसके पास कंपनी के 70% शेयर्स हैं, या फिर अच्छे 70% तो मिसाल है, कंट्रोल कर रहा है, या फिर 50% शेयर्स हैं, ये तो मिसाल है, जॉइंट कंट्रोल कर रहा है, यानी ये एक जॉइंट वेंचर है, या फिर 20% शेयर्स है, ये तो एक मिसाल है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। या फिर इसका ये CEO डायरेक्टर है। तो मिस्टर A भी और उसके घर वाले भी, ये सब इसकी रिलेटेड पार्टी है। मिस्टर A और उसके घर वाले इस कंपनी की रिलेटेड पार्टी है, चाहे A के पास इसका कंट्रोल हो, चाहे जॉइंट कंट्रोल हो, चाहे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, या फिर ये उसका की मैनेजमेंट पर्सनल हो, ये भी और उसके घर वाले भी इस कंपनी की रिलेटेड पार्टी है। ये मैंने आपको A सारा बता दिया, डेफिनेशन में से A सारा बता दिया है। डेफिनेशन का A पार्ट सारा पढ़ लें। अच्छा, ये मिसालें जो मैं बोर्ड पे बताऊंगा ना, ये नोट करना, तो साथ रेफरेंस भी लिखना है। मैंने किसकी मिसाल दी? ये मैंने A सारा बता दिया। जी डेफिनेशन में ये जो डेफिनेशन के नीचे जितना कुछ लिखा हुआ है सारा डेफिनेशन ही है। इस पेज पे जो कुछ भी लिखा है डेफिनेशन के नीचे वो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है। ये भी करता हूं बात। यार ये ना मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ जी, वही कर रहा हूं। यार ये मैं ना अबाया बना देता हूं पूरा। ये बनाया ना, आप क्यों अंदर झांक रहे हैं यार? ये देखो, ये मैंने बनाया ना, ये बंद है इधर से, देखो। पॉइंट ये ये बच्चे नंगे नंगे लग रहे हैं यार, ये पैम्पर्स पर पॉइंट ए। अच्छा, आप इसमें क्लोज मेंबर से क्या मुराद है? अगले पेज के मिड में देखें।
तो क्लोज मेंबर में मियां बीवी और ये बच्चे, और अगर कोई डोमेस्टिक डिपेंडेंट है जैसे बूढ़े वालिदैन हो सकते हैं, यानी चचा मामा ताया नहीं है, कजन्स नहीं है, मियां बीवी बच्चे और डिपेंडेंट्स जो कि बूढ़े वालिदैन हो सकते हैं, ये क्लोज मेंबर फैमिली से मर्द है। देखिए उन्होंने कहा डिपेंडेंट्स, अब वो अगर माइनर बहन भाई है तो वो भी हो सकता है। बी कॉम में ऑडिट में पड़ा होगा, ऑडिट में भी एक आईएसए है मेरे ख्याल में रिलेटेड पार्टी के ऊपर। पॉइंट ए ओके, चले अब पॉइंट बी में मिसालें समझाता हूं। बस ये मिसाल अभी फिलहाल खत्म, इधर देखें, P और S1 S2 और इसका आगे एक A है और इसका एक आगे JV है। ये ग्रुप होता है, ये ग्रुप नहीं होते। कंपनी ए मतलब एसोसिएट ना, ये पेरेंट सब्सिडरीज एसोसिएट जेवी, ये सब आपस में रिलेटेड है। पी और एस सारे, एस और एस आपस में भी रिलेटेड है, एक खानदान के मेंबर्स हैं, ये सब आपस में रिलेटेड हैं। ये लिखा है नीचे पॉइंट 1। ये इन सब की रिलेटेड है, इसकी नहीं कहा मैंने, ये भी इन सब की रिलेटेड है। अच्छा एसोसिएट तो ये इसकी है, तो इसके एसोसिएट तो इसकी रिलेटेड है ही है, इसके ग्रुप मेंबर्स की भी एसोसिएटेड है। ये जॉइंट वेंचर तो उसका रिलेटेड है ही है, इसके ग्रुप मेंबर्स का भी रिलेटेड है। ये जॉइंट वेंचर इसका रिलेटेड तो है, इसके ग्रुप मेंबर्स का भी रिलेटेड है। ये मैंने ए और जेबी को आपस में नहीं कहा रिलेटेड, ये उन सब, ये सारे आपस में रिलेटेड है, ये भी उन सबसे रिलेटेड है, ये भी उन सबसे रिलेटेड है। ये मैंने पॉइंट 1 और 2 बताया, ये दोनों आपस में नहीं है। हाँ, आप इसमें रिलेट करने के लिए एक और सिनेरियो बनाता हूं, फिलहाल ये नहीं है। ये मैंने पॉइंट 1 और 2 एक्सप्लेन किया। हाँ जी, क्या जी? ये भी हो सकता है और डिस्क्लोजर भी मांगे हो सकते हैं, तो वो डिस्क्लोजर बताता हूं आगे। इन दोनों का एक जेवी है और इन दोनों का एक जेवी है, ये दोनों रिलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कंपनी बी का कंट्रोल है। ये पॉइंट 3 है। हाँ जी, इसमें इसका कंट्रोल नहीं था ना। JV1 और JV2 आपस में रिलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि दोनों कंपनी बी के ज्वाइंट कंट्रोल, दोनों पे कंपनी बी का ज्वाइंट कंट्रोल है। यानी ये दोनों एंटिटीज इसलिए रिलेटेड हैं क्योंकि एक सेम एंटिटी का इन पे कंट्रोल है। ये पॉइंट 3 है। अभी आते हैं इस पे।
मैं इन पे आता हूं अभी, ये ए और जेवी पे। पहले जितना जितना पॉइंट पढ़ाता जा रहा हूं वो समझते जाएं। हाँ जी, ये दोनों रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ए की पार्टी की एक एसोसिएट है और उसी पार्टी का ये जेवी है, ये दोनों रिलेटेड है। ये दोनों चूंकि डिफरेंट पार्टीज के थे इसलिए नहीं थे, लेकिन इसी के ये रिलेटेड है और इसी का ये एसोसिएट है, इसी का ये जेवी है। ये मैंने पॉइंट 4 बताया, ये पॉइंट 4 है। इस डब्बे के अंदर जितने हैं वो सब आपस में रिलेटेड हैं। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 1 था। कंपनी A1 भी इनकी रिलेटेड है, जेवी भी इनका रिलेटेड है, ये पॉइंट 2 है। A2 और जेवी आपस में रिलेटेड है, ये पॉइंट 4 है और ये पॉइंट 3 था। A1 और जेवी नहीं है ना, A1 और जेवी नहीं है, A2 और जेवी रिलेटेड है। हाँ, दोबारा सुने, ये तीनों आपस में रिलेटेड हैं, पॉइंट 1, क्योंकि ये ग्रुप मेंबर्स हैं। किसी भी एक कंपनी का एसोसिएट हो या जेवी हो, वो उस कंपनी से तो रिलेटेड है, उसके ग्रुप मेंबर से भी रिलेटेड है, ये पॉइंट 2 है। और एक ही कंपनी का एसोसिएट और उसी कंपनी का जेवी, ये दोनों भी आपस में रिलेटेड है क्योंकि ये एक कंपनी से जुड़े हुए हैं, ये पॉइंट 4 था। हाँ जी, एक पेंशन फंड है जिसमें कंपनी ए के एम्प्लॉइज का पैसा भी इन्वेस्टेड है, कंपनी बी ने भी अपने एम्प्लॉइज का यहां पैसा रखा हुआ है, कंपनी सी, कंपनी डी, इसको मल्टी एम्प्लॉयर प्लान भी कहते हैं। इन सब ने यहां पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, अपना पैसा यहां रखा हुआ है और ये फंड आगे फिर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आईएस 19 डिफाइंड बेनिफिट प्लान, इन सब की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बन रही होंगी तो ये फंड इनकी रिलेटेड पार्टी है। ये आपस में रिलेटेड है नहीं कह रहा, ये फंड उन सब की एक एक करके रिलेटेड पार्टी है। और अगर इस फंड की बैलेंस शीट बन रही हो तो ये सारे इस फंड की रिलेटेड पार्टी है, आपस में नहीं। ए और वो फंड रिलेटेड है, ए की बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो रिलेटेड पार्टी माना जाएगा, इसकी बनाएंगे तो ए रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। ए बी सी डी आपस में नहीं है। यानी पॉइंट नंबर 5 पहले इनके रेफरेंस से लिखा हुआ है, फिर उसका अगला सेंटेंस इसके रेफरेंस से लिखा हुआ है। पॉइंट 5
कंपनी है एबीसी, उस पर मिस्टर ए का कंट्रोल है या जॉइंट कंट्रोल है, मतलब कंट्रोल का वर्ड हो, तो फिर ये एबीसी भी इसकी रिलेटेड है। मिस्टर ए का इधर कंट्रोल भी हो सकता है, ये इसका डायरेक्टर भी हो सकता है, जॉइंट कंट्रोल भी हो सकता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। मिस्टर ए का ताल्लुक पहले पार्ट ए में बता चुके, अब उसी मिस्टर ए की अगर कोई कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल वाली और कंपनी है तो फिर ये कंपनी भी इस कंपनी की रिलेटेड है। नहीं 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 नहीं, मिस्टर ए का अगर किसी कंपनी पे कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल है, मैंने एसोसिएट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं कहा। हाँ, मतलब मिस्टर ए की अगली जो भी रिलेटेड पार्टी है, चाहे वो इस रास्ते से हो, इससे हो, इससे हो, इससे हो, ये उसकी भी रिलेटेड पार्टी। क्या? हाँ है, वो जहां भी मिस्टर ए है साथ ये बीवी बच्चे भी हैं इसके। अगर ये कंपनी मिस्टर ए की वाइफ की है, मिस्टर ए की नहीं है, तो भी ये और ये रिलेटेड है। यानी इंडिविजुअल जहां भी है ना, उसके साथ उसके क्लोज फैमिली मेंबर हैं। ये पॉइंट 6 बताया मैंने, ये एबीसी और एक्स वाई, ये जो मैंने एबीसी कंपनी लिखी है ना, वो इसकी रिलेटेड है। ये बात तो पॉइंट ए में गुजर चुकी है। अगर आप पॉइंट ऊपर वाला ए इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो वो यही वाली बात है। तो ये बात तो ऑलरेडी कर चुके हैं। बात हो रही है कि इस कंपनी की ये रिलेटेड पार्टी है। पॉइंट ए बता रहा था कि ये दोनों आपस में रिलेटेड है, पॉइंट ए बता रहा था कि ये दोनों आपस में रिलेटेड है, पॉइंट 6 बता रहा है कि ये और ये भी आपस में रिलेटेड है। अच्छा, इसकी एक टिप बताता हूं। जहां भी दो एंटिटीज किसी एक कॉमन पॉइंट से जुड़ी हुई है ना, ये किस कॉमन पॉइंट से जुड़ी है? जहां भी दो एंटिटीज किसी एक पॉइंट कॉमन से जुड़ी हुई है, यानी उसके दो बाजू हो गए ना, एक बाजू पे कंट्रोल जॉइंट कंट्रोल होना जरूरी है। दोबारा, दो एंटिटीज जिस कॉमन पॉइंट से जुड़ी हुई है, तो उस कॉमन पॉइंट के दो बाजू हो गए ना, एक बाजू पे कंट्रोल जॉइंट कंट्रोल जरूरी है। अगर दोनों पे है फिर तो और स्ट्रांग है, अदरवाइज अगर एक पे कंट्रोल है दूसरे का जेबी भी है, फिर भी ये दोनों आपस में रिलेटेड है। तो जहां पर दो एंटिटी, ये मैंने इन सारे पॉइंट्स का निचोड़ बताया है कि जहां पर दो एंटिटीज किसी एक कॉमन पॉइंट की वजह से जुड़ रही हैं, तो उस कॉमन पॉइंट के फिर दो बाजू हो गए, तो एक बाजू पे कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल होना जरूरी है। दोनों ए नहीं हो सकते, मतलब एक कंपनी के दोनों ए नहीं है रिलेटेड। समझ आ रहा है वो पॉइंट भी? जी, नहीं, कंट्रोल का वर्ड है। अभी आखिर में जो टिप बताई है, मैंने ये बताया कि अगर कोई दो एंटिटीज आपस हैं, कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल, यानी कंट्रोल का वर्ड ना, A2 और इसका अगर A3 होता, वो नहीं है आपस में, क्योंकि दोनों में से कोई बाजू स्ट्रांग नहीं है ना, एक बाजू स्ट्रांग होना चाहिए, कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल। पॉइंट 6 तक
पॉइंट नंबर 7 ना भी लिखते तो खैर थी। पॉइंट 7 में उन्होंने ये कहना चाहा है कि ABC, यानी अब वो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। पॉइंट 6 मैंने समझाया था इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अब पॉइंट 7 इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है कि इसका नहीं, इस पे इसका कंट्रोल है ना, इसका ये वाला जो रिश्ता है इसमें से ये दोनों इग्नोर कर दें। क्या रह गया पीछे? या तो इसका इस पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या फिर तो ये जिस इंडिविजुअल के कंट्रोल में है वो इंडिविजुअल जिस कंपनी की मैनेजमेंट में है, या फिर ये इंडिविजुअल जिस कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रख रहा है, तो ये XY उसकी रिलेटेड है। क्यों? अभी टिप बताइए आपको, उससे भी जवाब मिल रहा है इसका कि ये और ये इससे कनेक्टेड है और इसके एक बाजू पे कंट्रोल है, तो ये दोनों भी रिलेटेड है। ये पॉइंट 7 में समझाया हुआ है। वैसे पॉइंट 7 ना भी लिखते तो बात पहले भी कवर्ड ही है, लेकिन ये पॉइंट 7 में ये लिखा हुआ। सोचे तो 2 टॉपिक और थे यार। चलें ये तो पूरा करें ना, चलें बस ये पूरा करके छुट्टी दे देता हूं। नहीं है? नहीं वो आप ही करेंगे। सवाल इसके कुछ आपने भी करना है ना आज। और ये जो लास्ट पॉइंट है इसका मतलब है कि कंपनी X और कंपनी A का ये रिलेशन था, तो A इसकी रिलेटेड पार्टी है ना, तो कह रहे हैं कि हो सकता है कोई इंडिविजुअल की जगह कोई कंपनी है जो इसकी डायरेक्टर हो सकता है कोई कंपनी हो जो कंपनी उसको एक डायरेक्टरशिप वाला फंक्शन प्रोवाइड कर रही हो। असल में लीगली कैसे होगा पता नहीं, होता होगा अगर कोई एक एंटिटी है, यानी एक अकाउंटिंग फर्म है, वो एक कंपनी का CFO है, यानी वो कह रहे हैं कि हम आपको CFO की सर्विसेज देंगे। अब ये लीगली कैसे होगा पता नहीं, हो सकता है कहीं होता हो। एक CA फर्म है, वो एक कंपनी को कह रही है कि हम आपको CFO वाली सर्विसेज दे रहे हैं, तो फिर ये CA फर्म भी उसके रिलेटेड हो गए। यानी मिस्टर ए तो चलो एक इंसान था ना, अगर की मैनेजमेंट पर्सोनल में कोई और फर्म सर्विसेज दे रही है तो वो भी उसकी रिलेटेड। नहीं अब मैं मिस्टर ए पे आ गया हूं बस, यानी मिस्टर ए की वो जो मिस्टर ए और XYZ रिलेटेड थे, क्योंकि ए उसका की मैनेजमेंट पर्सोनल था, उसकी जगह हो सकता है ये कोई एंटिटी सर्विस दे रही होती तो वो एंटिटी भी इसकी रिलेटेड होती। उस एंटिटी ने क्यों अपॉइंट किया, किसी वजह से होगा ना, वो वजह फिर आगे भी आ रही है। यानी सिर्फ डायरेक्टर अपॉइंट कर देना काफी नहीं है। ये इसमें डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, तो डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है काफी नहीं है, इसका इस पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है इसलिए ये रिलेटेड है। वरना तो एक मेजर लैंडर भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, तो डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है की बात नहीं हो रही। देखें इस कंपनी का CFO मिस्टर ए है तो ये रिलेटेड है, लेकिन अगर मिस्टर ए की जगह ए एंड कंपनी होती और वो कहते हैं हम आपको CFO वाला रोल ऑफर करते हैं, तो फिर वो ए एंड कंपनी भी इसका रिलेटेड पार्टी होती। डायरेक्टर अपॉइंट करने वाली बात नहीं हो रही है, ये इंडिविजुअल इसका CFO है तो ये रिलेटेड है। अगर मिस्टर ए की जगह ए एंड कंपनी फर्म होती और वो इनको CFO वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते, तो फिर वो ए एंड कंपनी भी इसकी रिलेटेड पार्टी होती। ये पॉइंट 8 में लिखा हुआ। अगले पेज पे आए हैं, मैंने कहा था चैप्टर टॉपिक खत्म करके छुट्टी है। आईएस 24 खत्म कर लूं, वैसे तो आईएस 34 भी सोचा हुआ था, एथिक्स भी सोचा हुआ था, लेकिन चलो जितने सवाल करेंगे उतना ही टाइम लगेगा। बोले अभी आ रही है बात इस पर, वो उसने भी पूछी थी, मैंने रोका था इसको। कंपनी XYZ का अगर कोई सप्लायर है और बस वही इनको रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, यानी वो अगर इसको मटेरियल सप्लाई करना बंद कर दे तो ये गए, या इसी तरह इनका एक कस्टमर है और मेजर कस्टमर है, वही चीजें खरीदता है, वही इनकार कर दे चीजें खरीदने से तो ये गए, सिर्फ इस मजबूरी की वजह से वो रिलेटेड पार्टी नहीं हो जाएंगे, नहीं होंगे रिलेटेड पार्टी। पुलिस डिपार्टमेंट जब आता है रेड कर देता है, पैसे उसे बना के चले जाते हैं, या टैक्स डिपार्टमेंट है उनको ये रिटर्न्स फाइल करते हैं तो ताल्लुकात हैं, या चलो पुलिस डिपार्टमेंट में इनको बार बार रिपोर्ट करनी पड़ती है क्योंकि इस एरिया में क्राइम्स बहुत होते हैं, ताल्लुकात बन गए, इन ताल्लुकात की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट इनकी रिलेटेड पार्टी नहीं हो जाएगा। बार बार रिटर्न फाइल करते हैं, इस वजह से FBI इनकी रिलेटेड पार्टी नहीं हो जाएगा।
और कोई दो कंपनीज जिनमें एक ही बंदा डायरेक्टर है, वो आपस में रिलेटेड क्यों नहीं है? एक मिस्टर वाई है, कंपनी ए, कंपनी बी, यही दोनों का डायरेक्टर है, तो किसी बाजू में कंट्रोल नहीं है, तो ये दोनों नहीं है आपस में रिलेटेड है। क्या क्या? तो फिर वो डायरेक्टर वाला मसला नहीं ना, फिर तो वो शेयर होल्डर हुआ ना। मैं डायरेक्टर की बात कर रहा हूं। देखिए, अगर ये इसका डायरेक्टर इसलिए है क्योंकि 70% शेयर्स के पास है, तो फिर वो डायरेक्टर के रोल में नहीं है, फिर वो कंट्रोल वाले रोल में है। सिर्फ कॉमन डायरेक्टरशिप की बात हो रही है, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं हो जाएंगे। अगले पेज के टॉप पे डब्बा बना हुआ है, सारा पढ़ लें, इंपॉर्टेंट वाला। हाँ, ये बात भी सुन लें, ए और बी आपस में रिलेटेड है? ए और बी आपस में रिलेटेड है? ये और ये आपस में रिलेटेड है, ये और ये आपस में रिलेटेड नहीं है। ये इसलिए रिलेटेड है क्योंकि एक ही पार्टी का इस पे भी कंट्रोल है, इस पे भी कंट्रोल है, इसलिए ये रिलेटेड है। उनका नहीं है एक दूसरे पे कंट्रोल, तो ए और बी नहीं है आपस में रिलेटेड। ये इस डब्बे के अंदर मैंने सारी चीजें समझानी। इंपॉर्टेंट वाला डब्बा पढ़ लें। जल्दी पढ़ लें यार, घरों को भी जाना है, जल्दी पढ़ लें हैं। मैंने सुबह क्लास के लिए भी आना है, जल्दी भी पढ़े। इंपॉर्टेंट वाला डब्बा पढ़ लिया? सुन लूं? अरे तो बंद होने लगा जनरेटर। इंपॉर्टेंट डब्बा बस डन। क्लोज फैमिली मेंबर मैंने पहले पढ़ा दिए। की मैनेजमेंट पर्सोनल आपको वैसे भी पता ही है नाम से। की मैनेजमेंट पर्सोनल में यही सारे सीईओ, डायरेक्टर्स, ये सब की मैनेजमेंट पर्सोनल है। अच्छा, डिस्क्लोजर्स क्या है? इन सब के ये रिलेशनशिप बताने कि क्यों रिलेटेड है, इनकी ट्रांजैक्शंस, इनके बैलेंसेस, जो कुछ भी है इनके बारे में सब बताना, ये डिस्क्लोजर है। वो डायरेक्टर्स वगैरह तो वैसे भी, वो तो वैसे भी स्केड्यूल के मुताबिक भी बतानी होती है, वो तो फोर्स स्केड्यूल कहते हैं बताएं, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस है उनके साथ सब बताने। और ये भी वैसे यही कह रहा है, अगले पेज पे पॉइंट 2 देखे ना, वो यही है, इनके शेयर्स वगैरह, इनकी सैलरी, सब कुछ बताना है, बेनिफिट सारे बताने। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर की। इसके जो आगे सवाल है ना, ये पुराने FAR 2 के सवाल हैं, ये हस्बे तौफीक है, ये भी हो गए। तो IFRS 13 हो गया और IS 24 हो गया। आपकी बात हो गई, वरना मैं IS 34 भी करा देता है। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज।